वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमए हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के विषयों और पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा। यह पाठ्यक्रम केंद्रीय अध्ययन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकृत किया गया था और जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में भी समान रूप से लागू है। यहाँ पर आप देखिए, आप चूंकि एमए कर रहे हैं हिंदी साहित्य में, तो आपको बता दूं मैं, जो सेमेस्टर होता है आपका जुलाई से जो शुरू होता है, जुलाई से दिसंबर तक फर्स्ट सेमेस्टर होता है। इसी के साथ साथ एक थर्ड सेमेस्टर भी चलता है। जो पहले वाले विद्यार्थी एडमिशन ले चुके एक साल पहले, उनका थर्ड सेमेस्टर चलेगा। कहने का तात्पर्य है कि फर्स्ट सेमेस्टर के साथ थर्ड सेमेस्टर चलता है और आपका जो दिसंबर के बाद जो जनवरी से चलेगा जून तक, वो होता है आपका सेकंड सेमेस्टर, और जो थर्ड वाले होंगे उनके लिए फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि एमए 2 साल में होगा, 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। अभी आप पहला सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, दिसंबर तक चलेगा जो कि, और जनवरी से आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपको कुल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले सेमेस्टर में आप फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए जो प्रथम पेपर होता है उसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य तथा उसका इतिहास। तो जो द्वितीय पेपर लिखा है वो पहला पेपर माना जाएगा, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य तथा उसका इतिहास। दूसरा है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। तीसरा होगा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और चौथा प्रयोजन मूलक हिंदी। ये कुल 4 पेपरों का अध्ययन आपको करना है। इन 4 प्रश्न पत्रों पर आधारित जो डिटेल्ड सिलेबस है उसकी हम चर्चा अभी आगे वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आपके काम का लगे तो इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब भी कोई इससे संबंधित नई वीडियो आएगी तो आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, नोटिफिकेशन आपका ऑन रहेगा तो आपको वो वीडियो तुरंत देखने को मिल जाएगी। और इसी तरह मैं आगे भी टॉपिक पर संबंधित जो भी टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अब ये तो आपकी बात हो गई कि 4 पेपर होंगे। एक पेपर कितने नंबर का होगा? तो एक पेपर का जो होगा वो कुल 100 अंकों का होगा। एक पेपर आपका जो होगा 100 अंकों का होगा। 4 पेपर होंगे तो 400 नंबर के हो गए। अब आप पूछेंगे कि सर कि जो एग्जाम होगी वो इंटरनल एक्सटर्नल या दोनों होगी? तो देखिए, आपका जो थ्योरी वाला पेपर होगा, जो एग्जाम देंगे आप, यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेगी, वो 100 में से 85 अंकों की होगी, यानी 85 नंबर का पेपर आएगा, 85 नंबर का। और 15 अंक जो होंगे वो सीसीई के होंगे, इंटरनल होंगे, है ना, आंतरिक मूल्यांकन जिसे आप सीसीई बोलते हैं। जो सीसीई आप सबमिट करते हैं वो 15 अंकों का होगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। अब प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए क्या है? तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस भी सेम है, उनके प्रश्न पत्र भी सेम है, बस उनमें अंतर क्या हो जाता है, यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट के लिए 85 और 15 होता है। उनका जो एग्जाम होता है, क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट तो है नहीं, तो उनका इंटरनल एग्जाम नहीं हो पाता है, तो उनका जो पेपर होता है वो 100 नंबर में से उनका मूल्यांकन किया जाता है। उनका पेपर 100 नंबर का आता है। पेपर एक ही होता है, बस उसकी मार्किंग जो है चेंज हो जाती है। रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स दोनों के लिए सेम पेपर आएगा परीक्षा में, पर उनका मार्किंग अलग अलग होगी। नियमित विद्यार्थी जो रेगुलर एडमिशन लेकर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए 85 नंबर का होगा, और जो प्राइवेट स्टूडेंट या स्वाध्यायी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये 4 पेपर हो गए। अब थोड़ा सा डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये पहला सेमेस्टर हो गया। यहाँ पर देखिए, पहले सेमेस्टर का जो विषय है आपका भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तृतीय विषय प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर देखिए, पूर्णांक 85-15 रेगुलर के लिए, और वो मैं आपको बता चुका हूँ प्राइवेट के लिए 100 नंबर का है। इसमें कुल 5 इकाइयाँ। देखिए, आपकी जितने भी 4 पेपर हैं, हर पेपर में 5 यूनिट या इकाइयाँ होंगी। इन पर ही प्रश्न बनते हैं, और पहले 10 प्रश्न सामान्यतः ऑब्जेक्टिव आते हैं। कभी किसी पेपर में 15 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो पेपर बनाने वाले प्रोफेसर हैं वो क्या चाह रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए पहला प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। बाकी कुछ लघु उत्तरीय होते हैं और 2 या 3 अति दीर्घ उत्तरीय होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं।
तो पहली इकाई की हम बात करते हैं, पहले सिलेबस पर चर्चा कर लें। पहले में आपको देखिए पेपर का नाम है आपका भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो पहले सेमेस्टर में आपको केवल भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है, पेपर का शीर्षक यही रहेगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो विषय सामग्री रहेगी वो भारतीय काव्य शास्त्र से ही संबंधित होगी। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र है ये आपके जो 4 पेपर है ना, चारों पेपर में सबसे ज्यादा जो कठिन है वो यही पेपर है। तो इसलिए इसका अध्ययन अभी से करना आप शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। नहीं तो आप एग्जाम के समय पढ़ते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है, आप एक थ्योरी की चीज वहां लिख देते हैं, एक प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखना है, उसकी जानकारी उधर लिख देते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा। तो पहली जो आपकी इकाई है वो है भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र क्या है, काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रकार। इसके अंतर्गत आप पहली इकाई में पढ़ेंगे रस सिद्धांत। ये रस अभी तक आप पढ़ते आए हैं, जो अगर आपने पहले पढ़ा होगा, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें पूरे अब सिद्धांत की चर्चा होगी कि रस सिद्धांत है क्या, रस का स्वरूप क्या है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस के कौन कौन से अंग हैं, साधारणीकरण क्या होता है और सहृदय की अवधारणा क्या है, ये आप पहली यूनिट में पढ़ेंगे। इसी के साथ अलंकार सिद्धांत की मूल स्थापना है और अलंकारों का वर्गीकरण। अभी तक जो आप 3-4 अलंकार या सामान्यतः 6 से 10 तक अलंकार आप पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, इनमें अब आप अलंकार सिद्धांत पढ़ेंगे। और अग्नि पुराण में तो 102 अलंकारों की भी चर्चा की गई है, पर सामान्यतः आपको 20 से 22 कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से 20-25 अलंकारों का परिचय आपको होना चाहिए, उनके उदाहरण भी आपको आना चाहिए। यही एमए का भी मूल उद्देश्य है कि इसके आगे आप हायर स्टडीज कर सकें। नेट, यूजीसी नेट, एनटीए नेट जो होती है उच्च अध्ययन के लिए आप उस एग्ज़ाम को भी दें। और जो विभिन्न एग्ज़ाम होती हैं, चाहे टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी की हो, टीचर बनने के लिए हो, वो भी इसी से संबंधित है। इसलिए तैयारी आप उसकी तैयारी यहीं से कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एमए कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, आप एमए करिए, अच्छे से करिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और जानकारी मैं आपको इस तरह देता भी रहूँगा। दूसरी यूनिट पे आते हैं। दूसरी यूनिट में आगे रीति सिद्धांत, रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति एवं शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक एक का वर्णन करूंगा, जो काम की चीज होगी उसका वर्णन करूंगा। इसमें वक्रोक्ति सिद्धांत आएगा, इसी प्रकार ध्वनि सिद्धांत भी पूछा जाएगा और औचित्य सिद्धांत, यानी कुल मिलाकर ये प्रमुख 5 सिद्धांत हो गए, है ना। रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत, है ना। इनके प्रमुख संस्थापक हैं, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। चौथी इकाई आएगी रीतिकालीन का भी। अब हिंदी के रीतिकाल में भी आचार्यत्व का जो कार्य हुआ था, लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, इसलिए रीतिकाल को भी इस पेपर में सम्मिलित किया गया है। आचार्यों का काव्य शास्त्रीय चिंतन, लक्षण, काव्य परंपरा, कवि शिक्षा। 5वीं और अंतिम इकाई आधुनिक हिंदी आलोचना का विकास। हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसमें शास्त्रीय आलोचना, सौष्ठववादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोविश्लेषणवादी, सौंदर्य शास्त्री, शैली वैज्ञानिक और समाजशास्त्री आलोचना। ये आलोचना के विभिन्न प्रकार हैं। ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरे अगले प्रश्न पत्र पर चलते हैं। ये जो प्राचीन मध्यकालीन काव्य तथा उसका इतिहास है, ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में दूसरा पेपर होगा। तो इसकी पाठ्य सामग्री, जैसे इसका टाइटल क्या है, प्राचीन एवं मध्यकालीन, है ना। प्राचीन एवं मध्यकालीन, तो प्राचीन और मध्यकाल से संबंधित इसमें काव्य होगा और उसके इतिहास के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें भी कुल 5 इकाइयां। पहली इकाई में आपको व्याख्याएं, विद्यापति के 20 पद आएंगे और विद्यापति की जो रेफरेंस बुक होगी वो विद्यापति जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होगी। इसकी पद संख्या 1, 4, 5 जो लिखा हुआ वो उन पदों का ही आपको अध्ययन करना, इनकी व्याख्या और समीक्षा आएगी। कबीरदास जी की ग्रंथावली श्याम सुंदर दास द्वारा कृत है। गुरुदेव को अंग, ये जो साखियां दी हुई है ये पूछी जाएंगी। जायसी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो कृत रचना है पद्मावत, जिसका की संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, उसमें से सिंघलदीप खंड और नागमती वियोग खंड मुख्य रूप से आपको अध्ययन करना है। नागमती वियोग खंड जरूर
पाता है। इसका आप अध्ययन अच्छे से कीजिए। दूसरी इकाई है चंद्रवरदाई और विद्यापति से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। तीसरी इकाई में कबीर और जायसी से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राचीन काल और मध्यकालीन काव्य का इतिहास, प्रमुख प्रवृत्तियों और रचनाकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम इकाई में द्रुत पाठ का अर्थ ये होगा कि इन कवियों को आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आप जरूर अध्ययन कीजिएगा। इनमें गोरखनाथ है, अमीर खुसरो हैं, रैदास नामदेव से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये भी पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। अंक विभाजन पे हम चर्चा कर लेंगे बाद में। आपकी 2 व्याख्याएं आती हैं सामान्यतः, बाकी सभी प्रश्न होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जो मैंने आपको बताया 10 या 15। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न पत्र जो है आधुनिक हिंदी गद्य, और ये प्रथम सेमेस्टर की मैं बात करता हूँ। तीसरा प्रश्न पत्र ये होगा आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। देखिए अभी हमने प्राचीन और मध्यकालीन काव्य की बात की, यानी कविताओं की बात की है। इस पेपर में, इस प्रश्न पत्र में आप अध्ययन करेंगे हिंदी गद्य का, है ना, हिंदी गद्य और उसके इतिहास का। तो इसकी भी 5 इकाइयां। पहली इकाई है उपन्यास और कहानी से संबंधित, यानी हिंदी उपन्यास और कहानियों से संबंधित है। इसमें आपको गोदान पढ़ना है, जो प्रेमचंद जी का बहुत प्रसिद्ध और अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। गोदान आपको पढ़ना है। राग दरबारी जो श्री राज शुक्ल जी का व्यंग्यात्मक उपन्यास है, उसको पढ़ना है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियमंदा की, और डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा संपादित कथा यात्रा भी आपको अध्ययन करना है। दूसरी इकाई है गोदान और राग दरबारी से आलोचनात्मक प्रश्न, रुको गई नहीं राधिका या कथा यात्रा से आलोचनात्मक प्रश्न, उपन्यास और कहानी का इतिहास और उनकी विविध प्रवृत्तियां। 5वां है जैनेन्द्र यशपाल, अमृतलाल नागर, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं, ये द्रुत पाठ में वही होगा। आपको जैनेन्द्र यशपाल, अमृतलाल नागर, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको पढ़ना है। सामान्यतः इन कवियों पर टिप्पणियां लिखने के लिए आती है, तो आप इसी प्रकार इसकी तैयारी कीजिएगा। इसका अंतिम देखिए प्रश्न पत्र जो होगा प्रयोजन मूलक हिंदी है, अंतिम प्रश्न पत्र है। चौथा प्रश्न पत्र आपका, इसमें भी 5 इकाइयां। पहली इकाई होगी कामकाजी हिंदी की। कामकाजी हिंदी के अंतर्गत हिंदी के विभिन्न रूप होंगे, संचार भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, माध्यम भाषा। कार्यालयीन हिंदी, राजभाषा के प्रमुख कार्य, प्रारूपण लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण, पल्लवन, टिप्पण आदि पर प्रश्न बनेंगे। इसके अंतर्गत पहली इकाई में ही पारिभाषिक शब्दावली, स्वरूप एवं महत्व, पारिभाषिक शब्दावली, उनका व्यवहारिक प्रयोग। दूसरी इकाई हिंदी कंप्यूटिंग से संबंधित होगी। इसमें हिंदी और कंप्यूटर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर परिचय, रूपरेखा, उपयोग और वेब पब्लिशिंग का परिचय, जिसे आप DTP बोलते हैं। इंटरनेट संपर्क उपकरणों का परिचय, प्राथमिक रखरखाव और इंटरनेट समय मितव्ययता के सूत्र, कैसे कम समय में आप इंटरनेट को यूज करेंगे। वेब पब्लिशिंग, इंटर एक्सप्लोराइट अथवा नेटस्केप, लिंक ब्राउजिंग पोर्टल, ईमेल भेजना और प्राप्त करना, हिंदी के प्रमुख इंटरनेट पोर्टल, डाउनलोडिंग एवं अपलोडिंग के सॉफ्टवेयर पैकेज। यहाँ पर देखिए तीसरा जो है अनुवाद, तीसरी इकाई अनुवाद से संबंधित, अनुवाद स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया और प्रविधि के प्रकार भी आएंगे। हिंदी की प्रयोजनीयता की अनुवाद की भूमिका, कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद, जनसंचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद और वैचारिक साहित्य का अनुवाद। चौथी इकाई वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुवाद से संबंधित है। विधि साहित्य की हिंदी और अनुवाद, व्यवहारिक अनुवाद अभ्यास, कार्यालयीन अनुवाद, कार्यालयीन एवं प्रशासनिक प्रयुक्तियां, पदनाम, विभाग आदि के नाम, पदनामों, अनुभागों, दस्तावेजों, प्रतिवेदनों के भी अनुवादों का अभ्यास, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम प्रश्न पत्र की अंतिम इकाई है 5वीं, बैंक साहित्य के अनुवाद का अभ्यास, विधि साहित्य के अनुवाद का अभ्यास, साहित्य अनुवाद के सिद्धांत एवं व्यवहार, कविता, कहानी, नाटक, सारा अनुवाद, द्विभाषीय प्रविधि और अनुवाद पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन। तो ये पूरा अनुवाद से संबंधित है आपकी इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ये भी पुस्तकें हैं जिनका कि आपको अध्ययन करना है, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। और जो भी आपको पूछना है, अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समय मिलने पर मैं उत्तर अवश्य दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।